स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन इवोल्यूशनरी पढ़ाई विद आरती। हम कर रहे थे थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, राइट। और टोटल 11 प्रिंसिपल्स में से हम ऑलरेडी जो है 6 प्रिंसिपल अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज बाकी के जो 5 प्रिंसिपल्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और 7th वन इज कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, राइट। तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द प्राइस पेड टू अक्वायर इट एंड द कॉस्ट इज बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ऑफ एन एसेट। ठीक है, कि कोई भी एसेट जो है हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे किस प्राइस पे, एट द प्राइस पेड टू अक्वायर इट। ठीक है, उस प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे जिस प्राइस पे हमने उस एसेट्स को अक्वायर किया है। इट मींस परचेज प्राइस और कॉस्ट प्राइस। और उस एसेट से रिलेटेड कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा उसके लिए हम उसी कॉस्ट को क्या करेंगे, बेस लेके चलेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट्स में भी चेंज विद द पासेस ऑफ टाइम, बट for accounting purposes asset is continues to be shown in the books of accounts at its books value, right। कि with the passes of time assets की जो मार्केट वैल्यू है वो तो चेंज हो सकती है, ठीक है, चेंज होती भी है, लेकिन हमने जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट्स को रिकॉर्ड करना है किस प्राइस पे करना है, उसकी बुक वैल्यू पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आज हमने जो एक एसेट परचेज की से वर्थ ₹5 लाख की, ठीक है, बट एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट, जब हमने अपने फाइनल अकाउंट्स तैयार करने हैं, ठीक है, कब करते हैं, 31 मार्च को, राइट। तो उस टाइम हो सकता है कि जो ये एसेट्स हमने आज 5 लाख की खरीदी है, इसकी वैल्यू इंक्रीज होके कितनी हो जाए, 7 लाख हो जाए, है ना। और हो सकता है कि डिक्रीज होके कितनी हो जाए, 4 लाख हो जाए। लेकिन हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एसेट्स को रिकॉर्ड करना है किस प्राइस पे करना है, इसी प्राइस पे 5 लाख पे, जो हमने पे किए हैं उसको एक्वायर करने में, जो हमारा परचेज प्राइस है, राइट। तो सिंपल सी बात है कि किसी भी एसेट्स को जब हम रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो जो प्राइस हमने पे किया है उस एसेट्स को एक्वायर करने में, उसी पे हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और एसेट्स मार्केट वैल्यू एसेट्स की चेंज हो सकती है, होती भी रहती है, उसको हमने इग्नोर करना है। ठीक है, नाउ मैचिंग प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स, दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, राइट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट हमने पढ़ा है कि अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट द लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड, राइट, सो दैट द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस कैन बी मेजर्ड एट रेगुलर इंटरवल। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट हमने पढ़ा है कि हम क्या करते हैं, पूरे जो एंटरप्राइज का लाइफ पीरियड है उसको क्या करते हैं, स्मॉलर पीरियड में हम डिवाइड कर देते हैं, जनरली 1 ईयर में करते हैं, जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड, राइट। तो स्टूडेंट्स, जहां बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव एक प्रॉफिट अर्न करना तो होता ही है, वहीं पे बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू डिटरमाइन द प्रॉफिट पीरियडिकली। ठीक है, पीरियडिकली हमें बिजनेस का क्या करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करना भी, ये भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि टाइम टू टाइम बिजनेस ये चेक किया जाए कि बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, इसके लिए क्या जरूरी है, इट इज नेसेसरी टू मैच रेवेन्यू ऑफ द पीरियड with the expenses of that period to determine correct profit and loss। ठीक है, अगर हमें correct profit and loss determine करना है तो ये बहुत जरूरी है कि उस पीरियड के जो रेवेन्यू है वो उसी पीरियड के दौरान जो एक्सपेंसेस हुए हैं उसके साथ मैच होने चाहिए। ठीक है, इसको आप समझो एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल कि मेरा चेयर्स का बिजनेस है, मैं चेयर्स में डील करती हूँ, तो मैंने 10 चेयर्स परचेज की एट द रेट ऑफ 100। ठीक है, तो 1000 की। एक अकाउंटिंग पीरियड में मैंने 10 चेयर्स परचेज की एट द रेट ऑफ 100। ठीक है, और सेल मैंने कितनी की, सेल मैंने की 5 चेयर्स एट द रेट ऑफ 150। ठीक है, उसी सेम अकाउंटिंग पीरियड में मैंने कितनी सेल की, 5 चेयर्स को सेल किया एट द रेट ऑफ 150, तो इट मीन्स 750। ठीक है, कैन यू टेल मी कि मेरा प्रॉफिट हुआ कि लॉस। ठीक है, तो मेरा क्या हुआ, मेरा 250 का क्या हुआ, प्रॉफिट। ठीक है, क्यों,
क्योंकि ये जो 750 मैंने रेवेन्यू जनरेट किया है, रेवेन्यू अर्न किया है, इससे रिलेटेड जो मेरा कॉस्ट है, क्योंकि मैंने तो 5 चेयर्स ही सेल किया ना, तो 5 चेयर्स से रिलेटेड कॉस्ट कितनी है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 500, और मैंने सेल कितने की है, 750। ठीक है, तो 250 का क्या हुआ है मेरा प्रॉफिट। मींस ये जो 750 का रेवेन्यू अर्न हुआ है, तो इस रेवेन्यू को अर्न करने में इससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है 500, वो उसी साल वहाँ से मैच होने चाहिए। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है कि जो भी एक अकाउंटिंग पीरियड में हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, अर्न करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी खर्चा होता है उसको उसी साल माइनस कर देना है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। नाउ 9th वन इज ड्यूअल एस्पेक्ट्स एंड ड्युअलिटी प्रिंसिपल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 एस्पेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, अभी डेबिट क्रेडिट आपको नहीं पता, जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। बट बस आप इतना समझ लो कि कोई भी जो बिजनेस में हम ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है, उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं, वो 2 अकाउंट को इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है। ठीक है, ये मार्कर मैंने परचेज किया, तो परचेज किया, मेरे पास ये मार्कर आया और इसके बदले में मैंने क्या दिया, कैश। ठीक है, तो एक चीज आई, एक चीज गई, मतलब दो इम्पैक्ट पड़ते हैं। परचेज किया, मार्कर मेरे पास आया और मेरी तरफ से क्या गया, कैश। और एक और एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी नाम ले लो, फॉर एग्जाम्पल राहुल स्टार्ट्स बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल राहुल स्टार्ट्स बिजनेस विद कैपिटल ₹50,000। ठीक है, कि जो राहुल है वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट करता है विद कैपिटल ऑफ ₹50,000। 50,000 से वो बिजनेस स्टार्ट करता है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बिजनेस में 50,000 का क्या आ गया, कैश आ गया। मतलब एक तरफ तो बिजनेस की क्या होगी, एसेट्स इंक्रीज होगी इन द फॉर्म ऑफ कैश, बट दूसरी तरफ बिजनेस की लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, है ना। जो बिजनेस में 50,000 कैश आया है वो ओनर ने लगाया, और ओनर का पैसा क्या होता है, कैपिटल, और कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होती है, लाइबिलिटी। इट मीन्स बिजनेस में अगर 50,000 आया है, कैश आया है, तो दूसरी तरफ बिजनेस की लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगी है विद द ₹50,000। ठीक है, तो 2 इम्पैक्ट्स होते हैं हर ट्रांजेक्शन के, राइट। नाउ 10th वन इज रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट। तो स्टूडेंट्स ये जो कंसेप्ट है ये एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट के ऊपर, ये प्रिंसिपल एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट के ऊपर ही बेस है, वो हमने किया था। इसमें क्या कहा गया है कि रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन विच इट इज अर्न्ड irrespective the fact whether the cash is received or not। ठीक है, कि रेवेन्यू को हम उसी टाइम रिकॉग्नाइज कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे जिस पीरियड में वो अर्न हुआ है, irrespective of the fact whether the cash is received or not, है ना। कि कैश आपको रिसीव हुआ है कि नहीं रिसीव हुआ डजेंट मैटर, लेकिन अगर रेवेन्यू अर्न हो गया है तो उसी साल उसी टाइम हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारा एक अकाउंटिंग पीरियड है जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2000। ठीक है, और हमें पता है ये खत्म कब होगा, 31 मार्च 2001। ठीक है, और यहाँ से हमारा दूसरा अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करती हूँ, 1 मार्च को ये जो 5 शेयर्स हमने सेल की थी ये हम करते हैं 1 मार्च को। ठीक है, 1 मार्च को हमने सेल की, लेकिन क्रेडिट पे सेल की। जो इसका अमाउंट हमें रिसीव होगा, जो रेवेन्यू रिसीव होगा, इनकम हमें आएगी, ये कब, फॉर एग्जाम्पल 10 अप्रैल को। ठीक है, ये हमने क्रेडिट पे सेल किया, लेकिन जो इसके पैसे हमें मिलेंगे वो कब मिलेंगे, 10 अप्रैल को। अब हमने देखना है कि हम इस ट्रांजेक्शन को, अपनी सेल की इस ट्रांजेक्शन को कब रिकॉर्ड करें, ये 1 मार्च को रिकॉर्ड करें कि 10 अप्रैल को रिकॉर्ड करें, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ये कह रहा है कि रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन विच इट इज अर्न्ड। तो जब ये ट्रांजेक्शन अगर हो गई है उसी टाइम हमने उसको रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द कैश इज रिसीव्ड और नॉट। ठीक है, कैश तो आपको जब मर्जी,
ये नहीं देखना कि आपको कैश उसी टाइम मिला है कि नहीं, ठीक है। कैश तो हमें 10th अप्रैल को मिलेगा, लेकिन हमने इस ट्रांजेक्शन को, सेल की इस ट्रांजेक्शन को उसी टाइम बुक कर लेना है, ठीक है। सिंपल है। नेक्स्ट, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट, ठीक है। तो दिस प्रिंसिपल होल्ड्स दैट अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, ठीक है, कि जो अकाउंटिंग है उसमें कोई भी पक्षपात नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ईमानदारी से अकाउंटिंग करनी है, ठीक है। For this, it is necessary to all the business transactions should be supported and evidenced by business documents. For example, cash memo, sale bill, ठीक है। तो जो भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स होगी उनको हमने एक प्रूफ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई परचेज की एंट्री है उसको हमने रिकॉर्ड करना है तो उसका परचेज बिल होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो इसीलिए जो अकाउंटिंग है वो बिल्कुल पक्षपात नहीं होना चाहिए, उसमें बिल्कुल ऑनेस्टी से हमें अकाउंटिंग करनी है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको 11 प्रिंसिपल्स जो हमने पढ़े हैं सारे प्रिंसिपल्स क्लियर होंगे, ठीक है। जब भी अकाउंटेंट अकाउंटिंग करते हैं तो इन सभी प्रिंसिपल्स को माइंड में रखते हुए अकाउंटिंग की जाती है। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आई वांट टू से कि अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।